गोलम की गुफा की घटना। जेनिफर गिलब्रेथ गोलम की गुफा में सुबह 4:30 चार अन्य दोस्तों के साथ दाखिल हुईं। भले ही उन्हें पहले उसी गुफा में हाइपोथर्मिया हो गया था, वो अपने दोस्तों ब्लेक डोनर, स्कॉट मैकडोनाल्ड और एरियल सिंगर को पानी के भीतर के रास्ते पर ले जाने के लिए उत्सुक थीं। उनके पांचवें साथी जोसेफ फर्ग्यूसन बाहर रहकर अपने दोस्तों को पानी में जाते हुए देख रहे थे। छोटी सुरंग 15 फीट लंबी थी और रेफ्रिजरेटर के दरवाजे से थोड़ी चौड़ी थी। एक रस्सी ने एक छिपे हुए कमरे का रास्ता दिखाया, एक छिपी हुई गुफा से परे, जिसमें 3 फीट हवा में पानी के ऊपर खड़ा हो सकते थे। वे चारों अंधेरे में प्रवेश करते ही अपने दिल की धड़कन के साथ गुजर गए। कमरे में बुरी खबर ये थी कि बासी हवा, जो कई साल पुरानी थी, ढहते हुए चूना पत्थर के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक खतरनाक जेब बनाती थी। प्रत्येक सांस के साथ ऑक्सीजन की कमी वाली हवा धीरे धीरे उन्हें चक्कर आने का एहसास कराती थी। लेकिन वे ये नहीं जानते थे, बाहर निकलने का प्रयास करने वाली पहली व्यक्ति जेनिफर थी। उन्होंने उन्मादी रूप से बाहर निकलने के छेद की तलाश में नीचे गोता लगाया। क्योंकि उनके पास हवा कम थी, इसलिए उन्हें कभी नहीं मिला। कुछ मिनटों के बाद एरियल ने भी बाहर निकलने की कोशिश की तो छोटी सुरंग में जेनिफर का शव मिला। फिर ब्लेक आया, जिसने सुरंग में 2 महिलाओं को पाया। जहरीले कमरे में शेष स्कॉट बाहर निकलने का प्रयास करने वाला अंतिम व्यक्ति था। जोसेफ ने मदद के लिए खोज शुरू करने से पहले 1 घंटे इंतजार किया। बचाव दल ने अपने चारों दोस्तों को बाढ़ वाली सुरंग में पाया। उनके चेहरे बाहर निकलने के रास्ते की ओर इशारा कर रहे थे, जो कभी नहीं मिला जाएगा। कंक्रीट अब गोलेम्स गुफा को ढंक देता है। अगस्त 2005 में मारे गए 18 से 28 वर्ष के 4 पुरुषों को स्मृति में दफनाता है। मोसडेल गुफा की घटना। मोसडेल गुफा त्रासदी 6 आदमी। मोसडेल गुफाओं में गहराई तक थे। एक स्थान पर रेंग रहे थे, जिसे दूर मैराथन कहा जाता है। एक 3 फुटबॉल मैदान लंबी सुरंग जो कंप्यूटर स्क्रीन से थोड़ी चौड़ी थी। एक तंग जगह जो उनके पैरों की तुलना में अक्सर उनके पेट पर होती थी। डेव एडमसन ने अपने आदमियों का मार्गदर्शन इस संकुचित स्थान पर किया। जेफ बाउ, कॉलिन विकर्स, जॉन ऑगडन, बिल फ्रक्स और 17 वर्षीय माइकल रेयान ऊपर की ओर। डेव की मंगेतर मोराग इंतजार कर रही थी। उनकी शादी बस 1 या 2 सप्ताह दूर थी। चेतावनी एक फुसफुसाहट थी। भूजल में एक छोटा सा उछाल, धारा के प्रवाह में थोड़ी सी वृद्धि, फिर फुसफुसाहट। एक दहाड़ थी। पानी तेजी से और तेजी से भर गया और आदमियों को पता था कि उन्हें पीछे हटना होगा। बाहर निकलने से 3 घंटे की दूरी पर वे एक कठिन निर्णय पर पहुंचे। आगे के 2 आदमी, जेफ और माइकल, पानी के उनकी ओर बढ़ते ही तंग सुरंग में वापस आ गए। उन्होंने हवा की जेबों को हताश होकर तलाशते हुए इसका विरोध करने के लिए संघर्ष किया, क्योंकि पानी उनके कंधों, उनकी ठुड्डी के चारों ओर पीछे की ओर ऊंचा होता गया। डेव ने अपने बाकी आदमियों का मार्गदर्शन उसी खतरनाक स्थान पर किया। पीछे की पंक्ति में जॉन ऑगडन ने अपने दोस्त की दहशत की चीखें सुनी। उसने अपने शरीर को एक छोटी सी ऊपरी दरार में फंसाकर खुद को पीछे की ओर धकेलने की कोशिश की, हवा खोजने के लिए एक हताश चाल। बाकी टीम ने अपने चेहरे को अपनी स्थिति की ऊपरी पहुंच में जाम कर दिया, लेकिन पानी हर दरार, हर जीवित रहने की उम्मीद को डुबोते हुए ऊंचा चढ़ता रहा। जमीन के ऊपर एक झील थी, जहां मोराग ने गुफा का प्रवेश द्वार खोजा। वो मदद लाने के लिए 3 मील दौड़ी, एक बड़े बचाव प्रयास की शुरुआत की, लेकिन ये व्यर्थ था। बचाव दल दूर मैराथन में पहुंचे और सबसे पहले जेफ और माइकल के शव देखे। उनके ऊपरी शरीर एक रिज के सहारे रास्ते पर टिके हुए थे, सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे। बाकी एक एक करके निकले, सिवाय जॉन ऑगडन के, जिनका शरीर एक छोटी सी जगह में इतना कसकर फंसा हुआ था कि उन्हें बचाने में 2 दिन और लग गए। मोसडेल गुफाएं उनका दफन स्थान थीं, और वो छोटी सी जगह जहां वे मारे गए थे, उसे बाद में अभयारण्य का नाम दिया गया। उन 6 आदमियों की स्मृति में, जिन्होंने गहराई में प्रवेश किया लेकिन फिर कभी सूर्य का प्रकाश नहीं देखा। डाइविंग जेकब्स वेल, त्रासदी। रिचर्ड पैटन और क्लार्क मैकॉनल ने अपने प्रशिक्षक की छिपी हुई गुफा प्रणाली की चेतावनी के बावजूद जेकब्स वेल में गोता लगाया, जिससे पहले ही मौतें हो चुकी थीं। पारदर्शी टेक्सास पानी उनके लिए एक सायरन की पुकार थी, और उन्होंने 25 फीट की सुरक्षा सीमा से परे उन क्षेत्रों में गोता लगाया जिनकी कुछ पुरुषों ने खोज की थी, और उनमें से भी कम ही वर्णन करने के लिए जीवित रहे। उन्हें खतरनाक चौथा कक्ष मिला, जिसे उनके प्रशिक्षक डॉन डिब्बल ने सीमेंट और धातु की छड़ों से बंद करने का प्रयास किया था।
रिचर्ड ने अपने एयर पैक को निकालकर छोटी सी छेद से निकलने के लिए रास्ता बनाया। कुछ क्षणों के बाद वो फिर से उभरा। उसकी आंखें आतंक से भरी हुई थीं। सांस लेने के लिए हाँफ रहा था। क्लार्क ने अपने नियामक पर कसकर काटा। दोनों ने एक एयर सप्लाई साझा करते हुए और हर सांस महत्वपूर्ण होने पर एक दूसरे के बीच नियामक का आदान प्रदान करते हुए जीवित रहने के लिए एक हताश संघर्ष शुरू किया। हर चाल एक सावधानीपूर्वक थी, क्योंकि उन्होंने अंधेरे पानी में स्वतंत्रता के लिए अपना रास्ता तलाशने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने राहत की सांस ली जब वे स्वतंत्रता के करीब पहले कक्ष में पहुंचे। फिर उन्होंने अपने टैंक में एक विचलित करने वाली आवाज सुनी। ये खाली था। अंधेरे में खुली जगह के स्थान पर एक छत दिखाई दी। वे एक नकली चिमनी में चले गए, एक मृत अंत जो स्वतंत्रता का वादा करता प्रतीत होता था। क्लार्क ने खाली पैक में हवा की एक और सांस ली और जुआ खेलने का फैसला किया। उसने काली दीवार में 20 फीट की दूरी पर लात मारी और एक घूंट हवा में 75 फीट पानी में गोली मार दी। वो हवा के लिए हाँफते हुए सतह पर फट गया और जीवित रहा। रिचर्ड जीवित नहीं बचा। अगले दिन उसी शिक्षक डॉन डिब्बल ने उन्हें जेकब्स वेल से दूर रहने के लिए भी सूचित किया। वो अपने छात्र के शव को उस नकली चिमनी से निकालने वाले भी थे जिसमें वो मारा गया था। जेकब्स वेल के पारदर्शी जल ने एक और शिकार लिया, जिससे अधिक गोताखोर बहुत गहराई तक गोता लगाते हैं और कभी वापस नहीं आते हैं।